सामान्य हिंदी व्याकरण एक सफर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है देवनागरी लिपि। यदि आपने पिछले अध्यायों को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उन सभी से परिचित हो सकते हैं। तो आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि के बारे में और विस्तार से जानने से पहले आइए पहले एक बार भाषा और लिपि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाषा मनुष्य समुदाय के मध्य परस्पर विचारों विनिमय का एक सशक्त एवं विश्वसनीय माध्यम है। भाषा और लिपि के बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि लिपि भाषा की अमूल्य धरोहर को संचित करने का एक प्रभावी माध्यम है। यानी हम कह सकते हैं कि लिपि मनुष्य द्वारा अपने भावों, विचारों, अनुभवों को संप्रेषित करने का एक दृश्य माध्यम है। लिपि ही है जिसके कारण हजारों वर्षों के शिलालेख, ताम्रपत्र या हस्तलेख या जो भी रचनाएं रही है वो आज भी जीवित है, जो हमें उस काल के इतिहास, उस समय की सभ्यता, उन सभी से परिचित कराने में सहायक सिद्ध हुई है। मनुष्य की हमेशा से ही अभिलाषा रही है कि उसके विचार दूर दूर तक पहुंच सके और वो उसे भविष्य में भी संचित कर सके, और शायद इसी अभिलाषा के कारण मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। भारत एक विशाल देश है जिसमें बांग्ला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि अनेकों भाषाएं लिखी और बोली जाती हैं। इनमें हिंदी हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आइए अब जानते हैं नागरी लिपि परिषद के बारे में। नागरी लिपि परिषद की स्थापना आचार्य विनोबा भावे के अथक प्रयासों से सन 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने वाली नागरी लिपि का संपर्क लिपि के रूप में विकास करना है। साथ ही यह परिषद इस बात पर भी जोर देती है कि भारत की जितनी भी बोलियां और प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी प्रस्तुति नागरी लिपि के माध्यम से हो। इसके अलावा नागरी लिपि परिषद हर 3 महीने में यानी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, जिसका नाम है नागरी संगम। आइए अब समझते हैं कि देवनागरी और नागरी लिपि कैसे एक दूसरे से संबंधित है। आइए अब हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि का विकास। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पुरानी लिपि जो देखने को मिलती है उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि के भी 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। तो पहले हम पढ़ते हैं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के बारे में, जिसके अन्य 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला तमिल लिपि या कलिंग लिपि, दूसरा तेलुगु कन्नड़ लिपि और तीसरा ग्रंथ लिपि। आइए अब हम उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई पहली लिपि कहलाती है गुप्त लिपि, उससे विकसित लिपि कहलाई सिद्ध मातृका लिपि और उससे विकसित लिपि कहलाई कुटिल लिपि। अब कुटिल लिपि के भी 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला नागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि। जो शारदा लिपि है उसके 4 अन्य रूप देखने को मिलते हैं। पहला गुरुमुखी, दूसरा कश्मीरी, तीसरा लहंदा और चौथा टाकरी। आइए अब पढ़ते हैं नागरी लिपि के बारे में। नागरी लिपि के भी 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। जो पूर्वी नागरी लिपि है उसके भी अन्य 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला बांग्ला, दूसरा असमी और तीसरा ओडिया। नागरी लिपि का पश्चिमी रूप, यदि हम पश्चिमी रूप की बात करें तो उसके 4 रूप देखने को मिलते हैं। पहला देवनागरी लिपि, दूसरा राजस्थानी, तीसरा गुजराती और चौथा महाजनी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, जो राजभाषा हिंदी है, उसकी जो लिपि देवनागरी है वो
नागरी लिपि से विकसित हुई है और नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो आइए इस देवनागरी लिपि की जानकी प्रणाली पर एक नज़र डालते हैं। तो देवनागरी लिपि की जानकी प्रणाली में सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि, उससे विकसित हुई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से विकसित हुई सिद्ध मातृका लिपि, उससे विकसित हुई नागरी लिपि और नागरी लिपि से विकसित हुई हमारी देवनागरी लिपि। आइए अब हम जानते हैं देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं। देवनागरी लिपि का विकास 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि एक नवीन लिपि है जो ज़्यादा पुरानी नहीं है। दूसरा, शिरोरेखा का प्रयोग। देवनागरी लिपि की एक विशेषता है कि इसके प्रत्येक शब्द के ऊपर एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया जाता है। यह क्षैतिज रेखा ही शिरोरेखा कहलाती है। यानी हम जो भी शब्द लिखते हैं, जब से आप स्क्रीन पे आपको सभी शब्द दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी शब्दों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया गया है। यही रेखा शिरोरेखा कहलाती है और ये देवनागरी लिपि की एक विशेषता है। तीसरा, बाएं से दाएं, यानी देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की एक विशेषता है कि इसमें कोई भी वर्ण मूक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हम रोमन लिपि की बात करें, इंग्लिश के अगर हम कुछ वर्ड्स को देखें, जैसे साइकोलॉजी जब हम लिखते हैं तो उसमें पी साइलेंट होता है, यानी पी को हम प्रोनाउंस नहीं करते, उसका ध्वनि उपयोग नहीं करते। जबकि हिंदी में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जिसको लिखा जाए और बोला ना जाए। अगली विशेषता है एक ध्वनि एक वर्ण। इसका तात्पर्य भी कुछ ऐसा ही है कि देवनागरी लिपि में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों की एक ही ध्वनि है। यानी अगर हम कंपेयर करें तो रोमन लिपि में सी एस कभी कभी दोनों ही स के रूप में प्रयोग होते हैं, स ध्वनि के रूप में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार के, क्यू, इन दोनों का प्रयोग भी क ध्वनि के रूप में उपयोग देखने को मिला है। लेकिन देवनागरी लिपि का ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है जिसकी ध्वनि रिपीट होती है, यानी एक वर्ण की एक ही ध्वनि होती है। अगली विशेषता है जो बोला वही लिखा। इसका तात्पर्य यह है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, उसमें एक शब्द देखिए कंप्यूटर। अब बोलने में यह कंप्यूटर ज़रूर है, लेकिन इसमें जो ध्वनियाँ यूज़ हुई है, जैसे सेकंड नंबर पर अगर आप देखो तो ओ ध्वनि का यूज़ हुआ है, जबकि बोलने में ओ ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें, उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा जाता कि उसे बोला कुछ जाए और लिखा कुछ जाए, यानी जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि के शब्दों के जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो उनके उच्चारण है, उनको बोलना अधिक आसान होता है बजाय कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को। देवनागरी लिपि की एक विशेषता है कि यह अक्षरात्मक है, यानी इसमें स्वर और व्यंजनों का उपयोग होकर अक्षर भी बनते हैं और उन अक्षरों से भी शब्द बनते हैं। जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है कि एक वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके एक अन्य अल्फ़ाबेट बन जाए। अगली विशेषता है 12 खड़ी। 12 खड़ी देवनागरी लिपि की विशेषताओं में से एक है, जिसमें हम देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को मात्राओं के सहित लिखते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, कै, का, की, कु, इस प्रकार से आपने एक वर्ण को सभी मात्राओं के साथ लिखा देखा होगा। और जब सभी वर्णों को मात्राओं के साथ लिखते हैं तो ऐसा प्रारूप 12 खड़ी कहलाता है। अगली विशेषता, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसा कुछ नहीं। ये देवनागरी लिपि की एक विशेषता है कि इसमें सभी वर्णों का स्वरूप एक जैसा है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसा देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ नहीं है।
क यदि लिख रहे हैं तो क को क के रूप में इसी प्रकार लिखा जाएगा, ख को भी इसी प्रकार लिखा जाएगा, इसका कोई अन्य रूप नहीं है। और आखिरी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है मात्राओं के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पद्य के लिखित रूप से उसकी मात्राओं और क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि वह छंद का कौन सा प्रकार है। केवल मात्राओं को गिनकर ऐसा बताया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। याद रखिए कि देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा के लिए उपयोग किया जाता था, बल्कि आज भी यह संस्कृत भाषा के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदी के अलावा मराठी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी जैसी कई भारतीय भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसका जिक्र हमने पिछले अध्याय में किया था, उसमें 22 आधिकारिक भाषाओं का जिक्र है, जिसमें से 12 भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि का उपयोग क्षेत्र कितना विस्तृत है। देवनागरी लिपि का स्वरूप, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं स्वर, मात्राएं, अनुस्वार, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, हलंत, विसर्ग और देवनागरी अंक। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है स्वर। देवनागरी लिपि में स्वरों का उल्लेख किया गया है, जिनकी कुल संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं। अब हम पढ़ते हैं मात्राएं। याद रखिए कि मात्राएं स्वरों से ही उत्पन्न हुई हैं, यानी जितने हमने स्वर अभी किए हैं उन सभी के लिए एक मात्रा निर्धारित की गई है। तो सबसे पहला स्वर है ए। इस स्वर को उदासीन स्वर कहा गया है, परंतु मुझे लगता है कि ए को उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा स्वर है जो व्यंजनों को अस्तित्व देता है। कैसे देता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले अध्याय में विस्तार से जानेंगे, जब हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। अगला स्वर है आ। इसके लिए मात्रा निर्धारित की गई है। फिर ई और ई। वैसे कुछ लोग इसे छोटी ई और बड़ी ई के नाम से भी जानते हैं। फिर उ और ऊ। री की मात्रा देखिए: ए, ऐ, ओ, औ। मैंने यहाँ पर कै वर्ण को सभी मात्राओं के साथ लिखा है, जिसको इस प्रकार पढ़ा जाएगा: कै, का, की, कु, क्री, के, कई, को, क। अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार का उपयोग जो हिंदी वर्णमाला है उसके सभी पंचम वर्णों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारे पंचम वर्ण इस प्रकार है: अंग, इसका उदाहरण देखिए गंगा। अगला पंचम वर्ण है य, इसका उदाहरण है संजय। अगला पंचम वर्ण है ण, जिसका उदाहरण है ठंडा। फिर न, जिसका उदाहरण है अंतिम। और आखिरी पंचम वर्ण है मैं, जिसका उदाहरण है कैम। तो जो दूसरा शब्द हमने लिखा है संजय, उसको यदि अनुस्वार के रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पंचम वर्ण हैं उन सभी के लिए अनुस्वार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला है विसर्ग। वैसे तो विसर्ग चिन्ह का उपयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में किया जाता है, और संस्कृत में भी मुख्य तौर पर पुल्लिंग शब्दों के साथ विसर्ग का उपयोग किया जाता है। परंतु आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से कई शब्द आए हैं। तो देवनागरी लिपि के लेखन कार्य में आपको विसर्ग देखने को मिलेगा, विसर्ग चिन्ह, जिसके कुछ उदाहरण हैं: प्रातः, अतः, दुख इत्यादि। ये कुछ शब्द हैं जिनमें विसर्गों का उपयोग किया जाता है, परंतु ये शब्द हिंदी के ना होकर संस्कृत भाषा के शब्द हैं।
अब हम पढ़ते हैं अनुनासिकता चिन्ह। अनुनासिकता चिन्ह ऐसे शब्दों में प्रयोग में लाया जाता है जिसमें ए, आ, उ और री ये स्वर, ऐसे शब्द जिसमें ये स्वर पंचम वर्ण के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों में अनुस्वार की जगह अनुनासिकता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परंतु आजकल लेखन कार्य में सरलता लाने के लिए अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह की जगह एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। कुछ उदाहरण देखिए जिसमें हम अनुनासिकता चिन्ह को प्रयोग करते हैं, जैसे अंधेरा, आंख, उंगली, ऊंट इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। देवनागरी लिपि में व्यंजनों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है: कै, खे, गे, घे, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। साथ में आपको कोष्टक में दिए गए दो वर्ण दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों वर्णों को भी देवनागरी लिपि में सविकृत किया गया है, जिनका उच्चारण है ढ और ड। अगले व्यंजन देखिए: त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स। इन व्यंजनों का उल्लेख देवनागरी लिपि में किया गया है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी कुल संख्या 4 है। पहला संयुक्त व्यंजन है क्ष, जो कि क और श के मेल से बना है। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र, जो त, र के मेल से बना है। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, जो कि ज और य के मेल से बना है। और आखिरी संयुक्त व्यंजन है श्र, जो कि श और र के मेल से बना है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक अक्षर स्वर और व्यंजनों के मेल से बनता है, तो कुछ संयुक्त अक्षर इस प्रकार है: क और कै के मिलने से क बनता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे पक्का शब्द है। पक्का शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें एक आधा कै और एक पूरा कै प्रयोग किया गया है, परंतु ये क अपने आप में ही एक अक्षर है। अगला उदाहरण देखिए: द और ध के मिलने से बना ध्व। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द देखिए युद्ध, तो ध्व एक संयुक्त अक्षर है। इसी प्रकार त और त के मेल से बना है तप, तत्। जैसे उदाहरण देखिए पत्ता शब्द जो है, इसमें एक आधा त है और एक पूरा त, तो इस प्रकार से ये एक संयुक्त अक्षर है। आखिरी देखिए त जमा र से बना है त्र। उदाहरण देखिए चित्र, तो त्र भी हमारा एक संयुक्त अक्षर है। हालांकि त्र एक संयुक्त व्यंजन भी है। अगला देखिए हल चिन्ह, जिसे हलंत भी कहा जाता है। हलंत शब्द का अर्थ है विराम। तो यदि व्यंजन में हलंत का प्रयोग हुआ है तो उसमें ए ध्वनि समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको स्क्रीन पर दो वर्ण नजर आ रहे हैं, जिनके नीचे हलंत चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो इसको कै ना पढ़ के क पढ़ा जाएगा और दूसरे को टे ना पढ़ के ट पढ़ा जाएगा। तो हल चिन्ह के उपयोग करने से इनमें छुपा हुआ जो ए स्वर था, अब वो नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द को आधा दर्शाना हो तो हलंत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे पंचम,
भगवत, जगत इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का उपयोग किसी वाक्य का अंत बताने के लिए किया जाता है। जैसे स्क्रीन पे आपको एक वाक्य नजर आ रहा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो यह वाक्य है पर समाप्त हो जाता है, तो इस समाप्ति को दर्शाने के लिए हमने विराम चिन्ह का उपयोग किया है। इसे खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं नुक्ता वाले व्यंजन। नुक्ता अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बिंदु। आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में लिखे गए लेखन कार्यों में आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो दूसरी भाषा से आए, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अरबी और फारसी भाषा से आए हैं। उन शब्दों में आपको वर्णों के नीचे एक बिंदु देखने को मिलेगा जिससे उस वर्ण की ध्वनि उच्चारण बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जय वर्ण को देखिए। जब जय के नीचे एक बिंदु यानी नुक्ता लगा दिया जाता है तो उसका उच्चारण ज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अंदाज, इसे अंदाज नहीं पढ़ा जाएगा, इसे अंदाज पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें नुक्ता का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार मजाक। अगला वर्ण देखिए फ। हिंदी में इसका उच्चारण फ से किया जाता है, लेकिन जब फ के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है यानी नुक्ता का उपयोग किया जाता है तो फ से उच्चारण फ में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर साफ। साफ शब्द जब हम बोलते हैं तो उसको साफ ना बोलकर साफ बोला जाएगा क्योंकि नुक्ता का उपयोग किया गया है। अब हम पढ़ते हैं देवनागरी अंकों के बारे में। अंकों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अंक हमारे कुल 10 होते हैं। तो देवनागरी में इन अंकों को अलग रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो इस प्रकार है। 0 के लिए इस प्रकार, 1 के लिए इस प्रकार, 2 के लिए इस प्रकार, 3 के लिए इस प्रकार, 4 के लिए इस प्रकार, 5 के लिए इस प्रकार, 6 के लिए इस प्रकार, 7 के लिए इस प्रकार, 8 को इस प्रकार लिखा जाता है और 9 को इस प्रकार। आइए अब हम जानते हैं देवनागरी लिपि के कुछ गुण। सबसे पहला है ध्वनि और लेखन के स्वरूप में निश्चितता। तो देवनागरी लिपि में ध्वनि और लेखन के जो स्वरूप है उनमें एक निश्चितता पाई गई है। जैसे अगर रोमन लिपि की बात करें तो उसमें ज ध्वनि के लिए जे और जी दोनों का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में क ध्वनि के लिए अगर हम कहें तो क ध्वनि के लिए के, सी और क्यू, इन तीनों के लिए ही क ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ध्वनि और लेखन में कोई अंतर नहीं है, जैसी ध्वनि वैसा लेख। ये देवनागरी लिपि का गुण है। दूसरा, देवनागरी लिपि में कोई मूक वर्ण नहीं है। इस विशेषता से हम पहले भी परिचित हो चुके हैं। तीसरा, पढ़ने में सरल है। देवनागरी लिपि को पढ़ना बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें जो लिखा वही बोला। देवनागरी लिपि में लिखे गए शब्दों का उच्चारण बहुत ही सरल होता है। अगला गुण है वर्ण गोलाई से युक्त है। अभी आपने देवनागरी लिपि के सभी स्वरों और व्यंजनों को देखा। बिल्कुल सीधा वर्ण तो कोई भी नहीं है। सभी वर्णों में एक प्रकार की गोलाई नजर आती है। अगला गुण है वर्णों का एक ही रूप। इस गुण से भी हम पहले परिचित हो चुके हैं, यानी देवनागरी लिपि के जो वर्ण है उनका एक ही रूप है। इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन देवनागरी लिपि के कुछ गुणों के साथ साथ कुछ अवगुण भी हैं जो इस प्रकार है। कुछ विद्वानों का कहना है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, यानी हर शब्द पर प्रयोग की जाने वाली ये क्षैतिज रेखा ये अनावश्यक है, इसका कोई उपयोग नहीं है, उच्चारण में भी नहीं है और लेखन में भी नहीं है। दूसरा,
अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में समरूपता। कभी कभी शब्दों को देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि वह उसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है या अनुनासिकता चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर, तो अनुस्वार और अनुनासिकता जो चिन्ह है उनके प्रयोग में समरूपता देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों का ही उच्चारण एक समान होता है। तो यदि किसी शब्द का उच्चारण किया जाए और उसके लेखन के लिए बोला जाए तो शायद उसमें उसकी वर्तनी में अशुद्धि आ सकती है। जैसे कोई बच्चा आँख को यदि लिखे तो उसमें अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकता है, या फिर वो अनुनासिकता का भी कर सकता है, क्योंकि दोनों को ही आँख पढ़ा जाएगा। तीसरा जो अवगुण देखने को मिलता है वो है त्वरापूर्ण लेखन नहीं है। जैसे आपने रोमन लिपि में देखा है, त्वरापूर्ण मतलब एक टाइप से कर्सिव हैंडराइट, मतलब कॉन्टिन्यूअस। आप शब्दों में वर्णों को नहीं लिख सकते। आपको बार बार पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रोमन लिपि को लिखते वक्त हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला अवगुण है समरूप वर्ण, यानी देवनागरी लिपि के जो वर्ण है उनमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें समरूपता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ख को देख लीजिए। इसमें वर्ण तो ख लिखा गया है, परंतु जो भ्रमित करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें र और व का आभास होता है। अगला जो अवगुण है वह है द्विरूप वर्ण। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण है उनमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके द्विरूप नजर आते हैं, जैसे मैं और भै कुछ एक समान है। इसी प्रकार घ और ध। तो ये द्विरूप वर्ण देवनागरी लिपि के वर्णों में नजर आते हैं, और ये समरूप वर्ण और द्विरूप वर्ण दोनों ही अशुद्ध वर्तनी का कारण बनते हैं। अगला है अनावश्यक वर्ण। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बाद तो कुछ अनावश्यक वर्णों को हटा दिया गया, परंतु जो वास्तविक देवनागरी लिपि के वर्ण हैं उसमें कुछ अनावश्यक वर्ण देखने को मिलते हैं। जैसे इस वर्ण को देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि री जो स्वर है हमारा उसमें 2 बार मात्रा का प्रयोग हो गया है, परंतु इसका उच्चारण करना भी उतना ही मुश्किल है। इसी प्रकार एक और वर्ण देखिए, यह वर्ण भी ल और री से बना प्रतीत होता है। इसका उच्चारण करना भी उतना ही मुश्किल है। हालांकि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बाद कुछ वर्णों को हटा दिया गया है, परंतु वास्तविक देवनागरी लिपि में इन वर्णों का जिक्र है और इनको अनावश्यक माना गया है। आखिरी जो अवगुण देखने को मिलता है वह लेखन से संबंधित है। जैसे देखिए, एक शब्द देखिए लिखित या लिखना। हमने पहले ही देवनागरी लिपि का गुण पढ़ा है कि जैसे हमने बोला वैसा ही लिखा, परंतु जब ई मात्रा का प्रयोग हम करते हैं तो इसको लिखा पहले जाता है लेकिन बोला बाद में जाता है, जिसके कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ आती हैं। यदि हम लिखना बोल रहे हैं तो हम लय पहले बोल रहे हैं और ई की मात्रा को बाद में बोल रहे हैं, तो वर्तनी के रूप में हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ई की मात्रा ल के बाद प्रयोग करे। तो ये सभी अवगुण कहीं ना कहीं अशुद्ध वर्तनी का कारण बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं लिप्यंतरण किसे कहते हैं। किसी भी लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को जब किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखा जाता है
तो इस प्रक्रिया को लिप्यंतरण कहते हैं, यानी एक प्रकार से एक लिपि से दूसरी लिपि में स्थानांतरण। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें विश्व की सभी भाषाओं की ध्वनि लिखी जा सकती है, यानी आधुनिकीकरण के कारण मनुष्य ने ऐसी लिपि खोज ली है जिसमें विश्व की सभी भाषाओं की ध्वनियों को लिखा जा सकता है, और यह कहलाती है अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला, देवनागरी लिपि का उद्भव और उसकी जानकी प्रणाली। दूसरा, देवनागरी लिपि का स्वरूप। तीसरा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। चौथा, देवनागरी लिपि के गुण। पांचवा, देवनागरी लिपि के अवगुण। और लास्ट, लिप्यंतरण। आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम लिपि चिन्ह के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।